एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें या लमसम इन्वेस्ट करें? आपका होराइजन टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी कम से कम 5 ईयर प्लस होना चाहिए। बढ़ते हुए मार्केट में क्या अच्छा रहता है और गिरते हुए मार्केट में क्या अच्छा रहता है? जब भाई हम म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें कैसे हम एलोकेशन करें? पहले 2 साल में जब आप एसआईपी करते हैं आपका प्रिंसिपल लगभग 90% होता है और 10% से प्रॉफिट होता है। 15 साल बाद इसका उल्टा हो जाता है, आपका रिटर्न जो है वो 90% होता है टोटल कॉर्पस का और प्रिंसिपल केवल 10%। यू हैव टू कीप योर मनी ऑल्सो वर्किंग फॉर यू। अच्छे लेवल पे जो कॉर्पोरेट कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, उनको कम से कम एम करना चाहिए कि 5 करोड़ पे उनका कॉर्पस पहुंचे। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा म्यूचुअल फंड पॉडकास्ट, जहां हम म्यूचुअल फंड्स को लेकर बातचीत करते हैं। और आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि इन्वेस्टमेंट लमसम में करनी चाहिए या फिर एसआईपी के थ्रू। एसआईपी तो हम सब जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। और लमसम यानी कि आप एक साथ एकजुट होकर एक समय पे पैसा लगाते हैं, उससे फिर आप जितना भी आपका होल्डिंग पीरियड है उसके मुताबिक होल्ड करते हैं। लेकिन बेहतर क्या है, कहाँ रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एसआईपी अच्छा है या लमसम। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर नीतीश भारद्वाज। ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर मैग्नोमिक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश जी, आजकल की जो नई जनरेशन है ना, बहुत कंफ्यूज स्टेट में है। पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि जब इन्वेस्टमेंट करे तो उसे प्लान कैसे करे। और बेसिक सवाल जो आजकल म्यूचुअल फंड्स को लेके आता है वो ये है कि एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करे या लमसम इन्वेस्ट करे, क्योंकि लमसम के लिए भी उनके पास पैसा है और एसआईपी के लिए भी पैसा है। सो मैम, क्या होता है कि ये हमने टॉपिक बना लिया है कि सिप वर्सेस लमसम दोनों ही आर अ सेम वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू मार्केट। म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी। उसको उसकी यूनिट्स परचेज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज एसआईपी, वेयर वी फिक्स द अमाउंट विच मंथली वी गोना इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लमसम होता है कि हमने एक मुश्त पैसा डाला और हमने अपने लिए यूनिट्स परचेज कर ली। सो दीज आर जस्ट 2 वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स। अब आता है कि एसआईपी बेहतर या लमसम। देखिए, ये डिपेंड करता है, इन्वेस्टर पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या उनके पास मंथली ही पैसा निकालने के लिए इंक्रीमेंटल पैसा है या वो उनके पास पैसा उन्होंने जोड़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच यू वांट टू इन्वेस्ट। तो वहाँ हम लमसम को कैरी आउट करते हैं, सिस्टमेटिक प्लान। बट मार्केट अगर आप देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप लास्ट 1 साल भी देखें या उससे पहले देखें या उससे और थोड़ा पहले जाएं 2018 से, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। न्यू एज इन्वेस्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि सिस्टमेटिकली ही मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। लमसम उन्हीं के लिए है जो मार्केट को समझते हैं, जिनका होराइजन लंबा है, वो ही लमसम इन्वेस्ट करें। अब मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लमसम मोड पे, तो वहाँ पे भी आप एक और चीज़ होती है एसआईपी की तरह, जिसे कहते हैं हम एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। वहाँ आप अपना पैसा बॉन्ड में, आर्बिट्राज में, लिक्विड में रख के और वीकली बेसिस पे इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर बाय यू विल एनकैश द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। सेम वे सिप इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, जहाँ आप मंथली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। नीतीश, बेसिक बताइए कि एसआईपी होता कैसे है और काम कैसे करता है। बिकॉज हम एसआईपी सुनते रहते हैं, उस भावनाओं में बह के निवेश भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कितना होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, कितनी एसआईपी होनी चाहिए। उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है, वैसे उसी हिसाब से आप एसआईपी करते हैं। कौन सा फंड चूज करना है उसी हिसाब से आप करते हैं। तो बेसिक ऑफ एसआईपी क्या है? एसआईपी बेसिकली आप इट्स अ वे ऑफ बाइंग म्यूचुअल फंड्स और पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट इन अ कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन मैनर। और एसआईपी आपको शायद 1, 2, 3 साल में रिटर्न ना दिखाए। उस समय आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टेड ज़्यादा होगा, रिटर्न कम होगा। लेकिन आपका होराइजन टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी कम से कम 5 ईयर प्लस होना चाहिए, कम से कम। अगर आप शुरुआती दौर में हैं या आप इस तरह से चाहते हैं कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के हमें ना मिले, तो आप लार्ज एंड मिड कैप टाइप के फंड्स में एसआईपी शुरू कर सकते हैं टू टेस्ट द मार्केट। लेकिन अगर आप यंगस्टर हैं यानी आपका होराइजन या गोल 10 साल एंड अबव है, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अब आते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो वो आपको ये देखना है कि आप इमरजेंसी का अपना 6 से 12 महीने का पैसा रखें और वो अमाउंट चलाएं जो बिल्कुल कंफर्टेबली आप चला सकते हैं। ओके। एसआईपी में अमाउंट कभी भी स्ट्रेच करके ना लें, ओके। क्योंकि एसआईपी इज अ कंसिस्टेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इसके अंदर जितना कंसिस्टेंटली आप परचेज करते जाएंगे तभी आपको जो है वॉलेटिलिटी का और कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया कि चलो आज एग्रेसिव होके हम 50,000 की शुरू कर लेते हैं एसआईपी महीने की, उसके बाद कर ही ना और पाए, 6 महीने बाद आप 20,000 पे आ गए, तो आपका रिटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी कि छोटा शुरू करें और उसको बढ़ाते रहें। यस, धीरे धीरे, यस बिल्कुल, आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, कंफर्टेबल रेंज में आते जाएं, फिर आप धीरे धीरे स्केल अप करें। सीधा अगर आपने स्केल अप कर दिया तो आप अपने गोल पे अल्टीमेटली रीच नहीं कर पाएंगे। अब लमसम के बारे में बताइए। लमसम यानी कि एकजुट होकर एक बार में निवेश करना है, ये कैसे प्ले आउट होता है? सो लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा एक ट्रिकी एस्पेक्ट होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। लमसम में आपने फॉर एग्जांपल आज निफ्टी करीबन 25,700 के आसपास है, अगर आपने आज लमसम 10 लाख डाल दिए तो आपका आज का लेवल बुक हो गया है। अब आपको बस वेट करना पड़ेगा कब मार्केट 25,700 से ऊपर जाए। अगर वो नीचे रह गई अगले 1 साल में या यहीं रह गई तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो जीरो या नेगेटिव रह सकते हैं। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि आपने पैसा बॉन्ड्स में रखा, जैसे मैंने शुरू में बताया एसटीपी के थ्रू। डिपेंड करता है इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट समझते हैं तो भी मैं कंसिडर आपको ये करूंगा कि आप एसटीपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। चाहे आपका होराइजन एग्रेसिव हो सकता है 3 से 6 महीने। एसटीपी बेसिकली क्या होता है, लिक्विड में डाला और वीकली मोड पे हम थोड़ा थोड़ा इक्विटी के अंदर मूव करते जाते हैं अलग अलग सेक्टर में। ओके। अब इससे क्या होता है, मान लीजिए आज 25,700 है निफ्टी, आपने बॉन्ड में डाला हुआ है पैसा, 1 महीने के बाद निफ्टी जो है कोई और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आ गया और मार्केट जो है 5% नेगेटिव हो गया। अगर आपने लमसम डाला होता तो आप नेगेटिव हो गए होते। यहाँ आपके लिए क्या हो रहा है, निफ्टी अभी डाउन होके 24,500 आ गया, लेकिन आप वहां पे भी बाइंग कर रहे हैं लेवल्स की। देयर बाई यू आर एक्यूमुलेटिंग मोर यूनिट्स। तो इससे क्या होता है कि आप वॉलेटिलिटी को ज़्यादा अच्छा प्ले कर पाते हैं रादर देन एक बार में पैसा डालने के। अब लमसम अगर आपको एसटीपी तो इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए हो गया कि अगर आपको एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना है, बट लमसम विल सूट देम ऑल्सो जो रिटायर्ड हैं, जो एक साथ रिटायरमेंट का एक कॉर्पस लेके आए हैं, और जो इस मंशा में नहीं है कि हमें 20-25%, 18%, 15% के रिटर्न्स पे जाना है, वो अपना पैसा हाइब्रिड कैटेगरी में लमसम जरूर डाल सकते हैं। ओके। क्योंकि जो मैंने आपको बताया एसटीपी में एवरेज आउट करना लगभग वैसा ही हाइब्रिड फंड्स में होता है। अच्छा, तो हाइब्रिड मतलब इक्विटी एंड गोल्ड एंड सो मल्टी एसेट। हाइब्रिड के अंदर लेयर्स हैं। हाइब्रिड में प्योर हाइब्रिड्स भी हैं जहाँ पे इक्विटी और डेट में ही इन्वेस्टिंग होगी आपकी। कुछ मल्टी एसेट्स होते हैं जो गोल्ड, सिल्वर, इवन करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो मल्टी एसेट कैटेगरी होती है। वहाँ आपका पैसा जो है डायनेमिकली मैनेज होता है। फॉर एग्जांपल पिछले साल निफ्टी 26,200 या 300 अपने लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे था जी। उस समय इन फंड्स के साथ क्या था कि इन्होंने जो इक्विटी पोर्शन है अपना वो 30 से 40% के बीच में ही रखा हुआ था। तो जब करेक्शन आया तो आपको जो नेगेटिव रिटर्न आई वो सिर्फ 30 से 40 रुपए पे आई। करेक्ट। जब वो नीचे आ गया तो उन्होंने क्या किया, इक्विटी के पोर्शन को 30-40 से बढ़ा करके 60-70 तक ले आए। तो जब रिकवरी आई तो आपको 70 रुपए पे इंटरेस्ट आया, लेकिन फॉल आया 30-40 पे। सेम वही एवरेजिंग हम भी एसटीपी में करते हैं इक्विटी में। तो लमसम आपके पास पैसे हैं, आप उसमें डालिए हाइब्रिड में बिल्कुल, और वहां से एसडब्ल्यूपी के माध्यम से आप मंथली इनकम भी पा सकते हैं। ओके। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी अवेलेबल हैं जो हम अपने इन्वेस्टर्स को काफी सजेस्ट करते हैं, जहां पे आपने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए डाला तो आप वहां कुछ मंथली इनकम ले सकते हैं, लगभग एनीवेयर बिटवीन 50,000 to 75,000 मंथली आपको रिटर्न आती रहेगी एज पर बैक टेस्टिंग ऑफ ऑल द हाइब्रिड फंड्स। इस रेंज में आप विड्रॉल लेते रहें तो आपका मंथली एक्सपेंस भी कवर हो जाता है वहां से। मोर ओवर रिटर्न्स मार्केट अच्छे रहते हैं, लॉन्ग टर्म आप निवेश करके रखा है उस फंड में, तो आपका प्रिंसिपल भी इवन 1 करोड़ से बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख 15-20 लाख तक जाता रहता है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी में आप लमसम डाल सकते हैं, बट अगर आप प्योर इक्विटी चलना चाहते हैं तो लमसम थोड़ा अवॉइड करें जब तक आप मेंटली इतने स्टेबल नहीं है कि मार्केट वॉलेटिलिटी को झेल पाए।
नीतीश, ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात होती है, जी। व्हाट एग्जैक्टली इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग? सो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बाय डेफिनेशन इट मीन्स कि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। इन अ वॉलेटाइल एसेट क्लास, जैसे इक्विटी, इवन गोल्ड भी ट्रेड होता है, वट एवर एसेट क्लास विच इज वॉलेटाइल, नॉट फिक्स्ड। वहाँ क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की SIP शुरू करी, इस महीने आपने परचेज किया, मार्केट एक सर्टन लेवल पे है, आपको X नंबर ऑफ यूनिट मिल गई, अगले महीने मार्केट नीचे है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगी क्योंकि जो एसेट का प्राइस है NAV म्यूचुअल फंड वो नीचे आ गई है। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में बेसिकली क्या होता है, जब आप एक फिक्स अमाउंट तय कर लेते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ हर महीने मार्केट नीचे होने पर ज़्यादा यूनिट मिलना और मार्केट ऊपर होने पर कम यूनिट मिलना, इससे आपकी एवरेजिंग बनी रहती है बाइंग की। इसमें आप इस तरह से नहीं होता है कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और आपके पास लेवल लॉक हो गया और उसके नीचे मार्केट चला गया तो आप नुकसान में रहेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट परचेज करते जा रहे हैं, तो नीचे जब ऊपर अगर आपको कम यूनिट मिली है महंगे मार्केट में, तो सस्ते मार्केट में यूनिट ज़्यादा भी मिली है, उससे आपकी एक यूनिट की एवरेजिंग होती रहती है। सो बेसिकली इसका फंडा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के अंतर्गत आता है। तो बेटर क्या है? जैसे आप जब हम SIP की बात करते हैं तो SIP में हम ये बोलते हैं कि डिसिप्लिन आता है, आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हैं, और लमसम में ऐसा डिसिप्लिन नहीं होता है, एक बार में आपका पास पैसा है तो आपने डाल दिया। तो डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है एक न्यू एज इन्वेस्टर के लिए जो अभी कदम रख रहा है इन्वेस्टिंग की जर्नी में? मैम, एक बहुत फेमस कोट मुझे याद है, इफ यू वांट टू गेट रिच इट विल टेक यू 15 years, ओके, इफ यू वांट टू गेट रिच सूनर इट विल गोना टेक यू 30 years। ये एक फेमस कहावत है कि अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो शायद आपको 30 साल लगे, लेकिन आप अमीर बनना चाहते हैं तो 15 साल लगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिसिप्लिन का और बोरिंग इन्वेस्टमेंट का। इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट। आप सुबह उठ के रोज कसरत करने जाएंगे, बहुत बोरिंग है, सेम रोड सेम रूटीन, बहुत बोरिंग है, लेकिन फायदा उसी से मिलता है। बिल्कुल सही। इवन SIP चाहे लमसम, आपको मार्केट के अंदर समय व्यतीत करना पड़ेगा टू गेट द कंपाउंडिंग। और ये ऐसा है कि पहले 2 साल में जब आप SIP करते हैं, आपका प्रिंसिपल लगभग 90% होता है और 10% से प्रॉफिट होता है। 15 साल बाद इसका उल्टा हो जाता है, आपका रिटर्न जो है वो 90% होता है टोटल कॉर्पस का और प्रिंसिपल केवल 10%। सो इस कर्व के थ्रू हमें निकलना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका कि जी हम जल्दी वेल्थ बना लें। आप ये जरूर समझाइएगा जो प्रिंसिपल की आपने बात करी, तो प्लीज इसको एलॉबरेट करके हमारे व्यूअर्स के लिए जो इजी लैंग्वेज में समझा दीजिए। सो मान लीजिए आपने 10,000 की SIP कर रहे हैं आप फॉर एग्जांपल, तो एक साल में आपने लगभग 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया। 1,20,000 रुपये जब आपके साल के एंड पे अगर मैं 12% का रिटर्न लगाता हूँ तो लगभग 1,28,000 बनते हैं। सो सिर्फ आपका प्रॉफिट 8,000 है 1,28,000 में से, बाकी प्रिंसिपल है 1,20,000। लेकिन हम जब 15वें साल पे पहुंचेंगे तो ये फिगर पूरी उल्टी हो जाएगी कि 8,000 रुपये आपका एक तरह से प्रिंसिपल होगा और 1,20,000 आपका इंटरेस्ट होगा। ये कहने का मतलब था कि ये फिगर्स चेंज होते हैं एंड दिस इज अ फेमस लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, वी ऑल नो। इट्स जस्ट दैट सुबह सैर करना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन कितने लोग करते हैं? तो कंपाउंडिंग हम समझते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए एंड आई थिंक SIP इज़ अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। आपको इन्वेस्टिंग करके भूलना पड़ेगा, गिव योर मनी टू अ राइट एडवाइजर, और इफ़ यू आर कैपेबल आप खुद कीजिए, बट आपको पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग पे जाना पड़ेगा। जब भाई हम म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें कैसे हम एलोकेशन करें, लाइक how much of SIP, how much through STP, how much through lump sum, इसका मिक्स कैसे होना चाहिए? सो मैम देखिए, असेट अब अगेन जैसे हम बात कर रहे हैं कि SIP आपको वो अमाउंट देखना है जो आप अगले सर्टन 5 to 10 years के लिए कमिट करके चला सकते हैं। सो दैट हैज़ टू बी अ कंफर्टेबल अमाउंट। वो किसी के लिए 5,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख भी हो सकता है। आपको पहले तो SIP के लिए ये दिखाना है कि मेरे बेसिक एक्सपेंस के बाद मेरे पास कितना पैसा मंथली बच जाता है बहुत कंफर्टेबली। उस पैसे को आप SIP में इन्वेस्ट करें और आपका जो लमसम पैसा है उसको आप STP के थ्रू इक्विटी में, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो, क्योंकि क्या होता है कि STP भी इतना प्लेन नहीं है कि कभी भी शुरू कर लें। मार्केट तेज है तो आप स्लो रेट से STP करते हैं, क्योंकि STP आपको कभी भी बढ़ते हुए मार्केट में फायदा नहीं देगा, वॉलेटाइल मार्केट में देगा।
तो अगर मार्केट आपको तेज लग रहा है तो स्लो रेट से एसटीपी करें, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने। अगर मार्केट आपको अंडर वैल्यूड लग रहा है या लग रहा है वॉलेटाइल रहेगा तो 3 से 6 महीने में पैसा ले जाएं। तो आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा बेसिकली पहले कि आप किस एज पे, किस कॉर्पस पे पहुंचना चाहते हैं। जैसे मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज एक अच्छे लेवल पे जो कॉर्पोरेट कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, उनको कम से कम एम करना चाहिए कि 5 करोड़ पे उनका कॉर्पस पहुंचे। अब उसके लिए उन्हें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि कितना महीने का सिप मैं अगले 10 या 15 साल तक चलाता हूँ तो मैं एक्स अमाउंट पे पहुंचता हूँ। मेरा लमसम 12% से हर साल ग्रो करता है तो वो किस अमाउंट पे पहुंचता है। तो हम लोग अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा करते हैं, रोड मैप्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की एज अगर 40 है तो हम पहले ये बनाते हैं कि आपका पैसा इस रेट से 45 की एज पर कहाँ पहुंच रहे हैं आप। 50 पे देते हैं उनको इनसाइड, 55, 60, 65। अब इन्वेस्टर के पास एक रोड मैप है। अगर अब सबका इंडिविजुअल चॉइस अलग है, कोई बोलता है कि 40 पे रिटायर होना है, कोई बोलता है 45 पे, कोई बोलता है 50 पे, कोई बोलता है 48 पे। आप अपने उस रोड मैप से ये गॉज कर सकते हैं कि मुझे कितना इनवर्ड और करना पड़ेगा। लमसम नहीं है, एसआईपी आप इनवर्ड कीजिए और ज़्यादा। इससे आप अपने लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे किस अमाउंट पे पहुंचना है, पहले वो बहुत ज़रूरी है। बेसिक एक्सपेंस आपको देखना है कि भाई मुझे इतने पैसे तो चाहिए, उसके हिसाब से फिर आप प्लानिंग करते हैं सिप और लमसम की। नीतीश, हमेशा ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपके पास पैसा आ जाता है, इट इज़ दैट आप हायर इनकम ग्रुप में नहीं आते हैं, आप रेगुलर सिप कर रहे हैं, लेकिन अचानक कंपनी ने बोनस दे दिया या आपके पास कुछ आ गया, तो उस टाइम पे उस एक्स्ट्रा सरप्लस मनी जो आपके पास है उसका क्या करना चाहिए? क्या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए या फिर लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए? उसको बेसिकली देखिए, पहले तो ये होता है कि हमारे पास एक्सपेंस कुछ ना कुछ ओवरहेड दिमाग में चल ही रहे होते हैं, क्योंकि एंटिसिपेशन हमें रहता है कि बोनस आने वाला है। तो हम कुछ ना कुछ, ह्यूमन मेंटालिटी यही है कि कोई ना कोई खर्चा ढूंढ लेते हैं। सबसे पहला ये काम कीजिए, उस पैसे को हटा करके अपने बैंक अकाउंट से इक्विटी सेविंग में या डेट फंड्स में, लिक्विड फंड में एटलीस्ट पार्क कर दें। पहले उसको अपने बैंक से हटा दो, वहाँ ले जाएं। फिर आराम से सोचें कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि जो भी आप एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे उसका एक टाइम फ्रेम है। मैं ये नहीं कर सकता कि कोई गोल, कोई हॉलीडे, कोई वेकेशन मेरी 1 साल डाउन द लाइन है और मैं इक्विटी में डाल दूँ, वैसा नहीं कर सकता मैं। आपको ये देखना है फिर केयरफुली अकाउंट से हटाने के बाद कि मुझे नेक्स्ट क्या एक्सपेंस है या मुझे इस पैसे की ज़रूरत कब पड़ने वाली है। अगर आपको लगता है कि 2 से 3 साल या उसके आगे ही ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको एग्रेसिवली जो है 3 से 3 महीने में इक्विटी ले जाएं, 3 से 6 महीने में, और उसके बाद 3 साल के होराइजन पे होल्ड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, अगर हम बेसिक अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चर्न करेंगे ना, अपनी सैलरी क्रेडिट वर्सेस आउटवर्ड बैंक स्टेटमेंट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या एक्सपेंस है। फिर आप वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा अच्छे से आप ये बता पाएंगे कि भाई ये 6 लाख का या 5 लाख का बोनस आया, इसका क्या एक्सपेंस होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि आप एक बार संडे को बैठ के महीने में अपने बैंक स्टेटमेंट ज़रूर देखें एक बार, इन और आउट। जब मार्केट ऊपर की तरफ होता है, व्हेन द ट्रेंड, हमें पता है कि ट्रेंड इज अप, सो द मार्केट्स आर गोइंग टू रिकॉर्ड हाई, तो क्या करना चाहिए, सिप या लमसम? देखिए, अब वही फिर आता है कि रैली शुरू होने से पहले आपने कब पकड़ा है रैली को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने, देखिए पकड़ तो कोई नहीं पाता, किसी को पता है, नोबडी कैन टाइम द मार्केट्स, तो नोबडी नोस कि हाँ टाइमिंग बहुत टफ होता है। बट लेकिन ऐसा कि है कि ट्रेंड ऊपर का दिख रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है, तो बढ़ते हुए मार्केट में क्या अच्छा रहता है और गिरते हुए मार्केट में क्या अच्छा रहता है? बढ़ते हुए मार्केट में लमसम अच्छा रहता है हमेशा। ओके, क्योंकि अगेन कॉन्सेप्ट वही आ गया, आपने एक लेवल को लॉक कर लिया है, उसके ऊपर जाएगा तो फायदा है। तो लमसम इज ऑलवेज फॉर अ राइजिंग मार्केट। बट अगेन एक कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन मार्केट्स में कि यू हैव टू बी फियरफुल व्हेन पीपल आर ग्रीडी, करेक्ट, एंड यू हैव टू बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर फियरफुल। तो जब ट्रेंड अपवर्ड है और आप देख चुके हैं मार्केट 1-2 साल से तेज है और अब लोगों को, पड़ोसी को देख के इन्वेस्ट करने लगे, तो वहां आप एक ट्रैप में भी फंस सकते हैं। करेक्ट। तो हमें सही एडवाइस, और सबसे इंपॉर्टेंट होराइजन है बस। आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट के टॉप पे भी एंटर कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पता होना है कि मेरा होराइजन 3 to 5 ईयर प्लस है, तो आप वहां पे भी रिटर्न बना जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर अगर 26,000 निफ्टी पे हम थे, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल बाद भी हम यहीं रहने वाले हैं। ये बट ऑब्वियस है कि हम कोई अगर कोविड जैसी कैलेमिटी ना आए, वो भी शॉर्ट टर्म में देखो मार्केट रिकवर कर गया था, तो हम डेफिनेटली 26,000 से ऊपर होंगे।
लेकिन 26,000 के लेवल पे आपको 2 साल देखने पड़ गए। एक साल तो देख ही लिया। एक ही देख लिया आपने, हाँ। तो आपको वो पेशेंस होना बहुत जरूरी है कि नहीं जी, मुझे पैसे तो 5 साल बाद चाहिए। मैं आज क्यों देखूं पैसे को, या क्यों परेशान हूँ। करेक्ट। SIP is always give you best returns when market is volatile or lower. तो मार्केट अगर नहीं लग रहा है कि कैसा चलेगा, कोई आपको क्लू नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल SIP, वोलेटाइल मार्केट्स के लिए तो SIP एंड STP आर द बेस्ट। STP को थोड़ा और समझा दीजिएगा। लाइक STP एंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है, तो इसको थोड़ा एग्जांपल देके समझाइए। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में क्या होता है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, मान लीजिए अब आप मार्केट के ऐसे टाइम पे हैं, ऐसे लेवल है मार्केट के कि आप जज नहीं कर पा रहे हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उस सिनेरियो में हम वो 10 लाख रुपए को आपके 2 बॉन्ड्स में डाल देते हैं, चाहे वो डेट फंड हो सकते हैं, आर्बिट्राज फंड हो सकते हैं। उनसे एंट्री और एग्जिट फ्री होता है और आपको रिटर्न की रेंज 5 से 6% होती है उसमें। आप वहाँ से 5 लाख रुपए आपने 2 डेट फंड में डाले, वहाँ से आप 10-10 हज़ार रुपए के वीकली इक्विटी में ट्रांसफर लगा देते हैं। वीकली कैप्चर्स द वोलेटिलिटी रिलेटिवली बेटर। ओके। तो क्योंकि बट वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ, वीकली जो हमने ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें हमको अमाउंट डिसाइड करना है सेक्टर के हिसाब से। वो ये थोड़ा प्रोफेशनल के पास तो कैंसिल करना ही पड़ेगा कि किस सेक्टर में हमें जाना है, किस स्पीड से जाना है, वो डिसाइड करते हैं। अगर कोई सेक्टर मान लीजिए पिछले 1 साल से नहीं चला, फॉर एग्जाम्पल IT थोड़ा स्ट्रगल में रहा है पिछले 1-1.5 साल से, आप वहाँ पे STP एग्रेसिव करेंगे। ओके। क्योंकि वो 15-20% डिस्काउंट पे वो सेक्टर ऑलरेडी मिल रहा है, तो हमें उसको ज्यादा से ज्यादा लोअर लेवल पे कैच करना है। करेक्ट। सिमिलरली सेक्टर्स विच हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन लास्ट 2 years, तो वो रिलेटिवली महंगे हैं या फेयर वैल्यूएशन पे, वहां आप बहुत ज्यादा ग्रीडी होके बहुत ज्यादा तेज STP नहीं करेंगे, स्लो रेट से करेंगे। तो जैसे मैंने 10,000 तो इसकी एक स्ट्रेटजी भी होगी उसके पीछे कि आपने, जैसे मैंने बोला कि 5 लाख से 10-10 हज़ार के 2 स्कीम किया, तो उसमें हम डिपेंड करेगा, कोई अगर अंडर वैल्यूड सेक्टर है तो मैं उसमें 15,000 की कर दूंगा, और जो ओवर वैल्यूड है उसमें 5,000 ही कर दूंगा। तो दैट वेज हम उसको नेविगेट करते हैं। एक तो ये हमने ऑटो पायलट लगा दिया, फिर आपका पैसा ऑटोमेटिक डेट से इक्विटी मूव होता रहता है। तो यहाँ जो आपका पैसा डेट फंड में रहा उस पर भी आपको 6 से 7% आता रहेगा, बाकी जो इक्विटी चला गया वो इक्विटी की वैल्यूएशन पे है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप और ज्यादा कि मार्केट में सडन 5 से 10% का आपको फॉल दिखा, अब आप क्या करेंगे, उस डेट फंड से लमसम इक्विटी स्विच कर देंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो बाइंग है वो लोअर लेवल पे कंसंट्रेट हो जाएगी, तो उससे आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगी। तो एज आई टोल्ड यू इनिशियली कि सारा ये प्रोसेस होता ही ज्यादा से ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करने के लिए है। सो वहां आपको एक डिफरेंस क्रिएट होता है, तो ये STP होता है। SWP में क्या होता है कि आपने ग्रोथ ऑप्शन में एक म्यूचुअल फंड अच्छा हाइब्रिड फंड परचेज किया, और वहां से एक, क्योंकि देखिए हाइब्रिड फंड का भी रिटर्न का रेंज जो है एक नॉर्मल अच्छे मार्केट में करीबन 8 से 12% की रेंज में रहता है। ओके। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि 8 से 12% तो फंड का रिटर्न आ रहा है, आप क्या करेंगे कि 6% के हिसाब से उसका मंथली विड्रॉल लगा देंगे। ओके। यानी कि 1 करोड़ अगर किसी ने डाला तो वो फंड साल में रिटर्न दे रहा है 8 से 12 लाख रुपए। हमने क्या किया, 6 लाख रुपए का विड्रॉल लगा लिया, मतलब 50,000 रुपए महीना। ओके। तो अब क्या होगा, आपको अगले मंथ से 50,000 महीना मिलना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि आपने साल में निकाला तो 6 ही लाख, बट रिटर्न मार्केट फंड ने दिया 8 से 12 लाख, तो जो बाकी बचा 6 लाख वो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है। ओके। तो आपका प्रिंसिपल भी इंक्रीज होगा SWP में, और विड्रॉल भी आपको चलता रहेगा। इवन इसकी टैक्स एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है एज कंपेयर टू FDs। ओके। अब ये बताइए, कोई कंजर्वेटिव होता है, कोई बहुत एग्रेसिव होता है, तो कंजर्वेटिव अगर है उसके लिए क्या अच्छा है, SIP या लमसम, और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उसके लिए क्या अच्छा है? अगेन अगर आप SIP को देखें तो SIP कभी भी एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए नहीं है, क्योंकि आप छोटा छोटा अमाउंट हर महीने डाल रहे हैं, तो ज्यादा कुछ प्ले करने के लिए आपके पास ग्राउंड रिलेटिवली कम है। बट हाँ, SIP अच्छे फंड्स में, एग्रेसिव फंड्स में करें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी होगी उतना रिटर्न भी ज्यादा होगा। ओके। तो अगर आपके पास एक क्लियर होराइजन है कि 10 साल 15 साल मेरे पास हैं अर्निंग ईयर्स, तो आप एग्रेसिव थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करवाएं अपने एडवाइजर से। ओके। और अगर आप कंजर्वेटिव हैं, आपको तो कंजर्वेटिव होने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी रेंज है। हाइब्रिड में देयर आर ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइप ऑफ फंड्स। ओके।
जिसके अंदर इक्विटी, बॉन्ड, आर्बिट्राज का मिक्सचर, आर्बिट्राज और बॉन्ड लगभग सिमिलर रिटर्न में है, असेट क्लास उनके अलग है बट सिमिलर रिटर्न्स होते हैं, बहुत बड़ी रेंज है मतलब। और जैसे जैसे इक्विटी का पोर्शन बढ़ता जाएगा हाइब्रिड फंड में, वॉलेटिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी और रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। तो एक एफडी के निवेशक के लिए 5% से लेकर के और 12-13% तक के हाइब्रिड फंड्स हैं, वो आपको डिसाइड करना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो वो हम क्लाइंट से कंसल्ट करते हैं, उनके एक्सपेंस, फ्यूचर गोल समझते हैं कि क्या उनका कब पैसा उनको ज़रूरत पड़ सकती है, उस हिसाब से फिर हम कॉल लेते हैं। तो इवन लमसम में जो मैंने एसटीपी बताया वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को भी सूट करेगा, क्योंकि मैं उसमें आपकी वॉलेटिलिटी को कट डाउन कर रहा हूँ। करेक्ट। You will see less of the negative returns in normal markets. So what is safe? Safe is, I think, safest thing is to have a clear horizon of your investment. और वो आप आगे नरेट करें या समझें कि मेरा होराइजन क्या है। अगर आपके होराइजन का क्लैरिटी है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज में, एसटीपी, हाइब्रिड्स। सो इट्स सेफ टू इन्वेस्ट ओनली व्हेन यू हैव अ लॉन्ग टर्म पिक्चर। लॉन्ग टर्म नहीं, हाँ, मतलब 3 से 5 साल तो आप रखें, रेंज इतना तो है ही। और पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली प्लेस करें, सर्च आउट फॉर कॉर्नर्स ऑफ मनी वेयर रिटर्न पोटेंशियल इज़ वेरी लो। जैसे हम अननोइंगली, हमें नहीं पता होता, हम कई बार सेविंग्स अकाउंट में लाख 2 लाख डाल के छोड़ देते हैं, मल्टीपल अकाउंट से लाख 2-2 लाख रुपए सब में रखे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा करके आपके सेविंग्स अकाउंट में ही 10 लाख रुपए हैं तो आप साल का 50 से 60 हज़ार रुपए तो लूज कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 2.5% तो बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप वो सिर्फ एक लिक्विड फंड में या एक डेट फंड में भी डाल दें तो 6% आपको मिल ही जाता है। तो 4% का आपको अल्फा है, 40,000 रुपए कोई खराब अमाउंट नहीं है, बट यू हैव टू बी एफिशिएंट एंड अंडरस्टैंड द कॉर्नर्स। क्या आपका, बट इफ यू पुट दैट मनी इन एफडी देन दैट इज गुड, बट एफडी में भी आप एटलीस्ट एफडी तो करें। फिर अब देखो वो फिर लेयर है, अगर आप एफडी आते हैं तो फिर आप ये आता है कि भाई एफडी कितने टाइम की कर रहे हैं। अगर लंबे टाइम की कर रहे हैं तो क्यों ना आप हाइब्रिड में डालें वो पैसा, तो अच्छा रिटर्न हो जाएगा आपको। फिर 1-2% लेयर ऊपर जाते जाएंगे। पर अगेन इट्स अ गुड पॉइंट कि एटलीस्ट बेबी स्टेप लेके सेविंग को एफडी तो बनाओ। यू हैव टू कीप योर मनी आल्सो वर्किंग फॉर यू, अदरवाइज डिफिकल्ट रहता है, रिटायरमेंट और डिले होगी, पीस ऑफ माइंड और डिले होगा। ऐसे ही बट सेफ्टी इज समथिंग जो सब लोग चाहते हैं ना, कि पैसा उनका कैपिटल इरोजन ना हो, कैपिटल सेव्ड रहे। हाँ, वही तो उसके लिए ही आप एक पीरियड के बाद, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया कैपिटल मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, और उसको 5 साल हो गए हैं इन्वेस्ट किए हुए। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि 10 से 12% का रिटर्न आ रहा है, तो 1 करोड़ की वैल्यू 1.5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, अब मार्केट जो है, प्रॉफिट आपका 50 लाख आ गया। अब मैं एक सिनेरियो समझता हूँ कि मार्केट 10% करेक्ट हो गया। जब आपका पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ पहुंचा, मार्केट 10% गिर गया। 10% गिरेगा अगर, तो आपका 1.5 करोड़ की वैल्यू 15 लाख नेगेटिव हो जाएगी, राइट? करेक्ट। लेकिन उसके बाद भी आपके पोर्टफोलियो में 35 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपाउंड, एक बार आपने वो इनिशियल ईयर्स मार्केट में निकाल दिए अपने, उसके बाद आपके पास रिटर्न का एक क्वेश्चन बन जाता है। करेक्ट। क्योंकि मार्केट एब्सोल्यूट टर्म में करेक्ट होता है, ईयरली टर्म्स में करेक्ट नहीं होता है। एब्सोल्यूट अगर आपने टाइम 10% करके 50% जोड़ लिया है, मार्केट एवरेज वॉलेटिलिटी मार्केट की, चलो कोई सिनेरियो आ जाए, पर मैं बैक टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि 10-20% से ज़्यादा अमूमन करेक्शन नहीं आते हैं। मैं 20% भी लगा लूँ तो भी आपका 30 लाख ही जाएगा। स्टिल कैपिटल इज इंटैक्ट, टैक्स एफिशिएंसी इज देयर। तो एक टाइम स्पेंड करने के बाद आप हमेशा उसमें जा सकते हैं। नीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, फॉर गिविंग सच इंटरेस्टिंग इंसाइट कि लमसम अच्छा है या फिर SIP अच्छा है, और आपने हमको नए टर्म्स भी बता दिए, STP भी बता दिया, SWPP भी बता दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू।